नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में साइबर हमले से ठप हुआ सरकारी कामकाज। 100 से अधिक सरकारी वेबसाइट डाउन। स्टेट डेटा सेंटर को बचाने के लिए जूझते रहे अधिकारी। रुद्रपुर में सीएम धामी ने 4 दिवसीय किसान मेले का किया शुभारंभ। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कहा, किसानों पर सरकार का खास फोकस। केदारनाथ उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर संशय बरकरार। बीजेपी चाह सकती है सिंपैथी कार्ड, तो कांग्रेस में लंबी होती जा रही दावेदारों की कतार। उत्तराखंड में अल्मोड़ा खेल महाकुंभ की शुरुआत। ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक होगा खेलों का आयोजन। खेल मंत्री रेखा आर्य बोली, खिलाड़ियों को मिलेगा एक बेहतर मंच। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है। राज्य सरकार के कई विभागों की तकरीबन 100 के करीब आधिकारिक वेबसाइट या तो पूरी तरह से बंद हो गई है या फिर बेहद सीमित रूप से काम कर रही है। हालांकि अधिकारी इसे नेटवर्क में आए एक वायरस की वजह से उपजी समस्या बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इक्कीसवीं सदी के उस कालखंड में जब सब कुछ इंटरनेट और ऑनलाइन ही हो चला है, उस दौर में उत्तराखंड में सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा राम भरोसे है। हालात ये हैं कि 2 दिनों तक राज्य की सरकारी वेबसाइटें डाउन हो गईं और राज्य सरकार की इंजीनियरों के पास इस हालात से लड़ने के लिए समय के साथ चलते रहने के अलावा बहुत सीमित राह ही बची। उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइटों के डाउन होने के साथ ही राज्य में साइबर सिक्योरिटी भी सवालों के घेरे में आ गई। आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि आखिर उत्तराखंड सरकार की वेबसाइटों के साथ हुआ क्या। दरअसल राज्य सरकार के अलग अलग विभागों की आधिकारिक वेबसाइटें गुरुवार को एक एक कर बंद होने लगी। हालात ये हुए कि सभी वेबसाइटों पर दिस साइट कांट बी रीच का मैसेज शो होने लगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3 और धीरे धीरे कर तकरीबन 100 से अधिक आधिकारिक वेबसाइटें इसी तरीके से बंद हो गईं। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन की वेबसाइट ने भी काम करना बंद कर दिया और उसका पब्लिक इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखने लगा। कभी न बंद होने वाली ट्रेजरी का कामकाज भी बंद हो गया। गुरुवार से बंद चल रही सीएम हेल्पलाइन की वेबसाइट शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक रिकवर ही नहीं हो पाई। उत्तराखंड पर्यटन विभाग हो या फिर उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट, सभी के साथ यही समस्या दिखने लगी। यहां तक कि उत्तराखंड में ऑनलाइन कामकाज को नियंत्रित करने वाली सरकारी संस्था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ITDA की अपनी वेबसाइट भी बंद हो चुकी थी। यही नहीं, इस साइबर अटैक का असर ऐसा हुआ कि उत्तराखंड का स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी चपेट में आ गया। वेबसाइटों के बंद होने की खबरें मिलने के बाद आनंद फानंद में अधिकारियों ने ITDA के दफ्तर की ओर दौड़ लगा दी। सचिव IT नितेश झा और ITDA की डायरेक्टर नितिका खंडेलवाल इस मुसीबत को खत्म करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरों के साथ माथापच्ची में जुट गए। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद काफी वक्त तक इंजीनियर्स के लिए इस मुश्किल से पार पाना संभव हो ही नहीं पाया। हालांकि अधिकारियों की माने तो ये कोई साइबर अटैक नहीं, बल्कि एक वायरस के नेटवर्क में आ जाने के चलते आई परेशानी थी। हमारे सिस्टम्स की रेगुलर हम लोग क्लीनिंग स्कैनिंग करते हैं। उस स्कैनिंग में हम लोग को परसों एक वायरस डिटेक्ट हुआ था हमारे सिस्टम्स में। कुछ 5 सिस्टम्स में डिटेक्ट हुआ था। एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हमने अपने पूरा डेटा सेंटर को इसलिए फिर डाउन करा है और हम अपने सिस्टम्स की पूरी क्लीनिंग और स्कैनिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम्स ज्यादा हैं, लगभग 700 से लगभग हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं। उसकी स्कैनिंग में टाइम लेता है। कल पूरे दिन स्कैनिंग चलिए, पूरी रात स्कैनिंग चलिए। आज वो कंप्लीट हो गई है, तो आज हम लोग हल्के हल्के टेस्टिंग करके सब चीज को अप कर देंगे, लाइव कर देंगे। भले ही अधिकारियों के लिए इस परेशानी का नया नाम हो, लेकिन इस तरीके से सरकारी वेबसाइटों के डाउन हो जाने के चलते न सिर्फ अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, बल्कि इस फील्ड के माहिर अधिकारियों की अनदेखी भी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। तो क्या ऐसे में माना जाए कि काबिल अधिकारियों की अनदेखी ही इस मोड़ तक ले आई है? मनीष टंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया, देहरादून।
उत्तराखंड में साइबर हमले या फिर कहें कि नेटवर्किंग में आए वायरस की वजह से 100 से अधिक सरकारी वेबसाइटों का बंद हो जाने की घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज्य में साइबर सिक्योरिटी किसी खतरे की जद में है या फिर सरकारी मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार के वायरस से बचने के लिए सरकारी तंत्र के पास कोई एंटीवायरस ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सरकारी वेबसाइटों के डाउन हो जाने के बाद जहां आईटीडीएस सवालों के घेरे में आ गया, वहीं राज्य में सिक्योर वाइड एरिया नेटवर्क यानी स्वान की व्यवस्थाएं भी कटघरे में खड़ी हो गई हैं। दरअसल पूरे राज्य में सरकारी संस्थाओं को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर यूके स्वान यानी उत्तराखंड सिक्योर वाइड एरिया नेटवर्क की सेवाएं ली जाती हैं। यूके स्वान को राज्य में राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच वीडियो और वॉइस कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। एक स्टेट हेडक्वार्टर के साथ ही 13 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ यूके स्वान पूरे राज्य में 1200 से अधिक दफ्तरों को आपस में जोड़ता है। ऐसे में देखा जाए तो सरकारी मशीनरी को आपस में जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाने वाले यूके स्वान की देखरेख आईटीडीए के पास होती है। यूके स्वान के जरिए ही मुख्यमंत्री अपने देहरादून के दफ्तर में बैठे बैठे किसी भी जिले के किसी भी दफ्तर के अधिकारी के साथ सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जाते हैं। उत्तराखंड स्वान इस राज्य की सरकारी मशीनरी के लिए इतना अहम है कि समूचे राज्य से जुड़ी कई अहम जानकारियां इसी नेटवर्क के जरिए सुरक्षित की जाती हैं। लेकिन हालात देखिए कि इस व्यवस्था को संभालने वाला आईटीडीए खुद ही इस साइबर अटैक की चपेट में आ गया। हालांकि अधिकारी इसे नेटवर्किंग में आया बग बता रहे हों, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये बग क्या समूचे राज्य की ऑनलाइन व्यवस्था को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है? अगर रखता है तो क्या इसे सिर्फ बग भर मान लेना हल्के में लेना नहीं होगा? फिर क्यों न इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर साल जारी होने वाले बजट के पिछले कुछ सालों में दोगुना हो जाने पर भी लगे हाथ सवाल उठा दिया जाए। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकार स्टेट डाटा सेंटर को सिक्योर करने के लिए जिस धनराशि को खर्च कर रही है उसे और बढ़ाने के लिए वायरस वाली राह निकाल ली गई हो, या फिर उत्तराखंड की सरकारी मशीनरी को ऑनलाइन बनाए रखने वाले नेटवर्क में सिक्योर डेटा की जगह सरकारी मशीनरी वाले भ्रष्टाचार के वायरस ने सेंध लगा ली हो और हुजूर को कानो कान खबर भी नहीं हो पाई हो। फिर अगर बात ये सिर्फ बग ही की है तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि ये बग राज्य के डेटा सेंटर तक अगर पहुंच बना लेता तो राज्य के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर हो सकता है? फिर अगर ये सिर्फ एक वायरस या बग ही था तो 2 दिनों तक राज्य के कई विभागों की आधिकारिक वेबसाइटें आखिर क्यों बंद पड़ी रहीं? क्यों नहीं इस मुश्किल को चुटकियों में हल कर दिया गया? फिलहाल सरकार को इस ऑनलाइन दुनिया में न सिर्फ सेवाओं को ऑनलाइन करने पर फोकस करना होगा, बल्कि इंटरनेट के खतरों को भी समझना होगा। और न सिर्फ समझना होगा बल्कि उससे लड़ाई के लिए पुख्ता तैयारी भी करनी होगी। यही नहीं, सरकार को इस ऑनलाइन दुनिया में भी फल फूल रहे सरकारी भ्रष्टाचार के वायरस के खिलाफ अपने सिस्टम को न सिर्फ स्कैन करना होगा बल्कि एक तगड़े एंटीवायरस को भी डालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया, देहरादून। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी, फिलहाल इस पर संशय बरकरार है। लेकिन सियासी गलियारों में कुछ नाम घूम रहे हैं। माना जा रहा है कि इनमें से ही एक नाम पर पार्टी मुहर लगा सकती है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव में कौन होगा उम्मीदवार? प्रत्याशियों के चेहरे पर संशय बरकरार, दावेदारों की लंबी कतार। बीजेपी कांग्रेस किसे बनाएगी अपना उम्मीदवार? केदारनाथ उपचुनाव को जीतना बीजेपी के लिए साख की बात बन चुकी है। बद्रीनाथ और मंगलौर में हार का सामना करने के बाद बीजेपी पर प्रेशर बढ़ चुका है। यही कारण है कि केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बार प्रत्याशी चुनने में बीजेपी कोई चूक या एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो वहीं 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस गदगद है, जिसने कांग्रेस के डगमगाए कॉन्फिडेंस को संभाल लिया है। लेकिन जीत का स्वाद चखने के बाद इसे मेंटेन करके रखना भी कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के चयन को लेकर कांग्रेस की कसरत भी जारी है। हालांकि सियासी गलियारों में बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नाम घूम रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक नाम पर पार्टी मुहर लगा सकती है। आखिर कौन सी है वो नाम, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं।
बीजेपी की बात करें तो पूर्व विधायक और महिला मोर्चा की बीजेपी अध्यक्ष आशा नौटियाल का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं कर्नल अजय कोठियाल का भी नाम चर्चाओं में है। कुलदीप रावत, शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का भी नाम सामने आ रहा है। अजेंद्र अजय के नाम की भी चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम चर्चाओं में है। वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के नाम की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। इन नामों में से बीजेपी किस पर मुहर लगाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उत्तराखंड में अब तक का इतिहास ये कहता है कि जनप्रतिनिधि के निधन के बाद जब भी उपचुनाव हुए हैं तो पार्टी सिंपैथी कार्ड खेलते हुए उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाती है और अधिकतर ये प्रयोग काम करता रहा है। यदि ऐसा होता है तो केदारनाथ से विधायक रही शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को उम्मीदवार बनाने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व विधायक मनोज रावत के नाम की चर्चा है। रुद्रप्रयाग से कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह सजवान का भी नाम सामने आ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के नाम की भी चर्चा हो रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का भी नाम सामने आ रहा है। फिलहाल सियासी गलियारों में इन नाम की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी पार्टियां किसके नाम पर मुहर लगाती है और कौन किसकी नैया पार लगाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिला समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया। बाद में उन्होंने किसानों समेत वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों की आर्थिकी को बेहतर बनाने में जुटी है। बहुत बड़ा किसान मेला है और अपने आप में विश्वविद्यालय का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। निश्चित रूप से ये मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता है। ऋषिकेश में जिलाधिकारी सवीन बंसल अचानक राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सामान्य मरीज की तरह पहले अपने लिए रजिस्ट्रेशन का पर्चा बनवाया, फिर तमाम डॉक्टर के कमरों का निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान सीएमएस समेत 4 डॉक्टर अपने कमरे से नदारद दिखाई दिए, जिस पर उन्होंने तत्काल उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम सवीन बंसल ने आईसीयू में ताला लगा होने पर नाराजगी जताई और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सफाई एजेंसी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। देखिए, जो आज हमारा ऋषिकेश का विजिट था तो उसमें डेलिबरेटली जो सुबह के 2 औचक निरीक्षण थे वो मिसिंग थे, ताकि वो उसमें सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन रहे और जो व्यवस्थाएं हैं, जो रोज़मर्रा की व्यवस्थाएं हैं हमारे अस्पताल में, हमारे एआरटीओ ऑफिस में, उनसे हम रूबरू हो सकें। इसीलिए वो बिना सूचना के, बिना किसी शेड्यूल के और कोई इन्फॉर्मेशन ना दिए बगैर वो दोनों इंस्पेक्शंस किए गए और उसमें टू आवर सरप्राइज एंड डिसमें जो व्यवस्थाएं वहाँ पे देखने को मिली हैं और जिस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वहीं डीएम सवीन बंसल ने ऋषिकेश में ही एआरटीओ दफ्तर का निरीक्षण किया। बता दें, निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने एआरटीओ को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। वहीं निर्देशों का पालन नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। एक भी कंप्यूटर पे कोई टेस्ट नहीं चल रहा है। जो हमारे काउंटर्स हैं, जो स्क्रूटनी काउंटर्स हैं, उसमें एक भी आदमी जो है काउंटर पे नहीं पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें इनसेंसिटिविटी को दर्शाता है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी को दर्शाता है। हमने स्पष्टीकरण कॉल किया एआरटीओ का और इसमें जो संबंधित एआरटीओ ऑफिस में जिनकी डेलिक्वेंसी पाई गई है उनके अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई प्रस्तावित है। तो कुछ बड़ी कार्रवाई अवश्य। उधर देहरादून के एडीएम जय भारत सिंह ने दून जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां देखने को मिली। महिला वार्ड में बारिश की
सीलन, साफ सफाई ना होना और अस्पताल में चूहे और कॉकरोच को देख एडीएम का पारा चढ़ गया। एडीएम ने कार्यदायी संस्था को चेतावनी देते हुए 2 दिन में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने कहा कि यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो जुर्माना और लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। हाँ नहीं, जैसे आप जानते हैं कि कल अखबार में भी एक अखबार में छापा था कि जो कोरोनेशन हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल, उसके कई वार्डों में सीलन है और काकरोच, छिपकली, चूहे, ये भी शिकायत उन्होंने लिखी थी। तो उसी के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि मैं आकर इंस्पेक्शन करूं। तो पीएमएस साहब के साथ, चौहान जी के साथ इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और ये सच है कि कई वार्डों में सीलन दिखाई दी है और उस सीलन को देखने के लिए कि सीलन क्यों आ रही है, मैं और पीएमएस साहब की टीम और मेरे साथ भी कई लोग हैं, उनको लेकर हम छत पर गए हैं और छत पर भी कूड़ा पाया गया। तो छत जो है वो एक आउटसोर्स एजेंसी है, उनका ऊपर वार्ड है हार्ट जो मैटिना, तो वो उनके पास है। उनको बोला गया है कि वो 2 दिन में उसको साफ करेंगे। चंपावत के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि इंटरनेट पर सर्च कर पढ़े गए कंटेंट से पुस्तक में पढ़ा हुआ कंटेंट अधिक विश्वसनीय होने के साथ ही ज्यादा समय तक याद भी रहता है। उन्होंने प्रदर्शनी में रखी पुस्तकों का अवलोकन किया और सभी स्कूलों के बच्चों को प्रदर्शनी विजिट कराने का सुझाव दिया। हमने एक आग्रह किया था नेशनल बुक ट्रस्ट से कि जैसा आपने बताया कि पर्वतीय जो बच्चे हैं, जो उनके पास अच्छी लाइब्रेरीज की एक्सेस नहीं हो पाती है, अच्छी किताबों की एक्सेस नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक किताबें मिल सकें। इसलिए हमने एनबीटी से आग्रह किया था। एनबीटी ने हमें जो है बड़ा अच्छा, वो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरा 1 सप्ताह चंपावत में जो है प्रदर्शनी के लिए उन्होंने जो हामी भरी है। उसी क्रम में आज चंपावत और फिर क्रमशः लोहाघाट, पाटी और बालाकोट में भी ये प्रदर्शन लगाए जाएंगे। इसका प्रयास यही है कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनमें जो एक पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है। जो हमारे, जब हम लोग बचपन में थे तो हमें शिक्षा में पढ़ाया जाता था कि 3 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, रीड, राइट एंड अरिथमेटिक। तो अगर वो तीनों चीज़ों पे अगर हमारा फोकस कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। दिनेशपुर क्षेत्र में बिजली चोरी की शिकायत पर विजिलेंस टीम की छापेमार कार्रवाई हुई। इस दौरान कई लोग बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। विजिलेंस टीम ने 14 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी प्रवेंद्र सिंह ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की जाएगी। आज विद्युत सतर्कता टीम के साथ सम्मिलित में विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान क्या कहते हैं आनंदखेड़ा, हतासपुर और चितरंजनपुर गाँव में चेकिंग की गई है, जिसमें कई लोग संदिग्ध में पाए गए हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रुद्रपुर की टांडा रेंज में खैर की लकड़ी की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान जारी है। टांडा रेंज में रेंजर रूप नारायण गौतम ने बताया कि प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देश पर अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में खैर तस्करी के 20 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं और आगे भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि टांडा वन क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तराई का एरिया है, या जो जंगल है हमारे दक्षिणी सराय जो जंगलों का है, वो आबादी और डैम से लगा हुआ है। खैर की तस्करी होती रहती है और हमारे द्वारा इस वर्ष लगभग 20 से 21 मामले उजागर हुए हैं, जिनमें कुछ तस्कर जेल भी गए हैं, वाहन सीज हुए हैं और इस दौरान अभी करीब 1 माह के अंतर्गत 2 नावें भी सीज हुई हैं। कल ही शाम को एक हरपुरा जलाशय से एक नाव सीज हुई है, उसमें 17-18 घंटे खैर के बरामद हुए हैं। तो हमारे द्वारा लगातार ये कार्रवाई चलती रहती है। हमारे प्रभारी अधिकारी महोदय के द्वारा ये सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार अवैध पात्र न होने पाए, अगर हो भी जाता है तो उसका शीघ्र अनावरण किया जाए। अल्मोड़ा से उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 की शुरुआत हो गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसकी शुरुआत की। आपको बता दें कि यहां पर मशआल जलाकर खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई। न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताओं से खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। आयोजन ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक होगा और न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर में प्रतियोगिता खेली जाएगी और खेल महाकुंभ का समापन 31 जनवरी 2025 को होगा। आज 2024 का खेल महाकुंभ आज नवरात्रि के दूसरे दिन से प्रारंभ अपने इस गोली देवता के पवित्र भूमि अल्मोड़ा से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से यह एक न्याय पंचायत स्तर पर इसके जैसा आगाज़ आप देख रहे हैं
वो हर न्याय पंचायत स्तर से यही आगाज़ के साथ में इसकी शुरुआत जो है खेल महाकुंभ के रूप में आज हो रही है। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित किया है। इससे उत्तराखंड की आर्थिकी पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपात्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इसके पीछे रजिस्ट्रेशन और अन्य तकनीकी कारणों को वजह बताया है। सब्सिडी का लाभ न मिलने से इन औद्योगिक इकाइयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 को लागू किया था। इसमें बड़ी संख्या में दोनों राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई थी। काफी संख्या में उद्यमियों ने अपनी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार भी किया। स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 714 इकाइयों को सब्सिडी का लाभ भी दिया, लेकिन इस बीच विभिन्न तकनीकी कारणों से 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित करने के बाद उद्यमियों को बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि 620 ऐसे उद्योग हैं जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन टेक्निकल कमी की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और केंद्र सरकार द्वारा उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बहुत सारे उद्योगों ने सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में किया था। कुछ जानकारी के अभाव में कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, कुछ लोग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे और कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए थे तो वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ऐसा संज्ञान में आया कि इस तरह के लगभग 620 उद्योग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, पर क्योंकि कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से उनको अब जो है सब्सिडी से वंचित रखा गया। ऐसा आदेश जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए प्रदेश में 2 बार बड़ी इन्वेस्टर समिट भी आयोजित की गई, जिसमें कई लाख करोड़ के MOU भी साइन हुए। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के समिट से राज्य में औद्योगिक इकाइयां बढ़ेंगी तो राज्य में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश से पलायन भी कम होगा। लेकिन अब 620 औद्योगिक इकाइयों की सब्सिडी रुकने से इन औद्योगिक इकाइयों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। 3,25,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट आयोजित करने वाली सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 620 का आंकड़ा तो सरकार का है, लगभग 1,000-1,200 उद्योग, छोटे बड़े उद्योग ऐसे हैं जो बंदी के कगार में, जिनको बंद होना पड़ रहा है और लाखों लोग, लाखों नौजवान बेरोजगारी की कतार पर खड़े हो रहे हैं और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सत्ता पक्ष हर संभव मदद प्रदान करने की बात कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि धामी सरकार प्रदेश में लगातार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और जिनके मानक पूरे नहीं थे अभी उनकी सब्सिडी रोकी गई है, लेकिन इसे लेकर भी सोच विचार किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं और जितनी भी हमारे औद्योगिक जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के अंतर्गत जितनी भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, सभी जो है नियमों के अनुसार हमने चलाने की उनको अनुमति दी है। जिन औद्योगिक इकाइयों का मानकों के अनुरूप जो अपात्र पाई गई हैं उन्हीं को बंद किया गया है और उनकी भी सब्सिडी अभी रोकी गई है, क्योंकि मानकों के तहत ही सब्सिडी देने का जो है वो प्रावधान है। अगर किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन और जिस प्रकार से उसमें जो भी टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं उन सब का अगर वो उनकी पूर्णता करते हैं तो निश्चित रूप से उनको आगे उसको देखा जाएगा। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशों के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखना होगा कि सब्सिडी बंद होने के बाद इन तमाम औद्योगिक इकाइयों का क्या भविष्य होगा। क्या केंद्र सरकार इन औद्योगिक इकाइयों की सब्सिडी जारी रखेगी या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
देहरादून में महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने आरोप लगाया कि प्रशासन और कानून व्यवस्था के मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन खामोश बैठी है। देखिए, रायपुर में जो मामला सामने आया है बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि कानून का जो किला है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। कानून नाम की कोई चीज़ उत्तराखंड में रह ही नहीं गई है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, एक घटना के बाद दूसरे घटना को वो अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन उसे रोक नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कानून कहीं है ही नहीं। और जिस हिसाब से यहाँ देहरादून में मामले बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सोचने विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, कैसे इन चीज़ों पर रोक लगेगी। लेकिन अपराधियों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ये लोग कैसे रोकें, इन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए जिस हिसाब से घटनाएं घट रही हैं। किच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने किच्चा प्रशासन की हठधर्मिता के कारण त्योहारों में ठेले वालों को शहर से बाहर निकाले जाने वाले मामले को निंदनीय बताया है। विधायक बेहड़ ने सरकार पर गरीबों के साथ दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अब दुर्भाग्य यह है कि इस भाजपा सरकार का अधिकारियों का ये अधिकारी जो है कंट्रोल से बाहर हो गए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, देश की बात करती है। अब ये जानते हुए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है नवरात्रे, और नवरात्रों में सबसे ज़्यादा बिक्री फलों की होती है। सेब, केला, हर तरह का फल लोग खाते हैं, लोग व्रत रखते हैं दिन दिन भर के। और एकाएक नवरात्रे के पहले दिन से ही, कल पहला दिन था और एकदम बुलडोजर चला दिया। फरमान जारी होगा हिटलर का, कोतवाल का और एसडीएम का। क्या यही किच्चा के मालिक है? वहीं कांग्रेस ने भू कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रेमानंद महाजन ने कहा कि भू कानून के मुद्दे पर सरकार जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है। प्रदेश की जनता लंबे समय से भू कानून की मांग कर रही है, लेकिन सरकार आज तक इस कानून को लागू नहीं कर पाई है। जी, अभी तो भू सख्त कानून नाम का एक अध्यादेश लाया जाएगा। इसके लिए एक शगुफा, मैं इसको शगुफा ही मानूंगा, इसको छोड़ा गया है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नाम से कि हमारे प्रदेश में भू सख्त कानून लागू किया जाए। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार कलेक्ट्रेट में धरना देने का ऐलान किया है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि यहां पर शांतर शाह की दलित बेटी और वसीम की हत्या के विरोध में वो धरना देंगे। हरिद्वार, पूरे हरिद्वार जनपद के लोगों के आने की उम्मीद है और दिन रात मेहनत की गई है। गांव-गांव लोगों से संपर्क किया गया है। भाई महक सिंह लगातार जो हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव देहात में सभी से संपर्क किया है। बहुत मेहनत की है टीम ने। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन पूर्ण तरीके से हमारे साथ है और इस आंदोलन को में वो हमारे साथ आए, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई इस मामले में निर्णय लेने में और तत्काल उन्होंने निर्णय लिया कि भाई आंदोलन किया जाएगा और मिलकर एक आंदोलन की रणनीति तय की गई और पूरी टीम उनकी जो है दिन रात इसके लिए काम कर रही है। हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि कल सड़कों पर जनसैलाब जरूर उतरेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में साइबर हमले से ठप हुआ सरकारी कामकाज। 100 से अधिक सरकारी वेबसाइट डाउन। स्टेट डेटा सेंटर को बचाने के लिए जूझते रहे अधिकारी। रुद्रपुर में सीएम धामी ने 4 दिवसीय किसान मेले का किया शुभारंभ। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कहा किसानों पर सरकार का खास फोकस। केदारनाथ उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर संशय बरकरार। बीजेपी चाह सकती है सिंपैथी कार्ड, तो कांग्रेस में लंबी होती जा रही दावेदारों की कतार। उत्तराखंड में अल्मोड़ा खेल महाकुंभ की शुरुआत। ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक होगा खेलों का आयोजन। खेल मंत्री रेखा आर्य बोली, खिलाड़ियों को मिलेगा एक बेहतर मंच।